दोस्तों नमस्कार। पिछले अध्याय में ये समाजशास्त्र चल रहा है। आप लोगों को बता दूं, जो लोग समाजशास्त्र विषय लेना चाहते हैं, वैकल्पिक विषय, वो हमसे जुड़ सकते हैं। तो समाजशास्त्र के तहत ये दुर्खीम हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले अध्याय में हमने इमाइल दुर्खीम का सामाजिक तथ्य का सिद्धांत पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विषय है। एक प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग उन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित करने के लिए कहा। जो समाज की संरचनाएं हैं उनको उन्होंने सामाजिक तथ्य का नाम दिया। किस तरह से क्या क्या प्रकार्य हैं और क्या इनकी विशेषताएं हैं, ये सब आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा। आज उसी के आगे बढ़ते हुए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, बहुत ही रोचक सिद्धांत, आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। जो इमाइल दुर्खीम ने इस सिद्धांत में, पूरी तरह से वैज्ञानिक सिद्धांत है इनका, इस सिद्धांत में तथ्यों और आंकड़ों का बड़ा सुंदर प्रयोग इन्होंने किया है। लगता ही नहीं कि आप कोई कला का विषय पढ़ रहे हैं या कोई आप सामाजिक विषय पढ़ रहे हैं। पूरी तरह लगता है कि आप कोई वैज्ञानिक विषय पढ़ रहे हैं। इसीलिए इनको विज्ञान को समाज शास्त्र में लाने का बहुत बड़ा योगदान अगर है तो इमाइल दुर्खीम को जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने सिद्धांतों में विज्ञान का जिस तरह से प्रयोग किया, वह इसके पहले किसी ने नहीं किया था। हालांकि इसकी शुरुआत आगस्ट काम्ट ने की थी प्रत्यक्षवाद की, लेकिन इमाइल दुर्खीम ने इसको चरम स्तर तक पहुंचा दिया था। इमाइल दुर्खीम की आत्महत्या के सिद्धांत की बात करें तो आत्महत्या का सिद्धांत जब ये ला रहे थे, जब आत्महत्या के बारे में विचार कर रहे थे, उस समय आत्महत्या को सिर्फ मनोविज्ञान का एक टॉपिक समझा जाता था, मनोविज्ञान का विषय समझा जाता था। मनोवैज्ञानिक इस पे अपना हक जताते थे कि आत्महत्या का सिद्धांत अगर देगा कोई मनोवैज्ञानिक देगा। क्यों? उनका मानना था कि यह मानसिक स्थिति का परिणाम होता है कि व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। अर्थात जब मानसिक संतुलन व्यक्ति का बिगड़ जाता है, व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो जाता है, तब वो जानबूझ करके मौत को गले लगा लेता है। लेकिन जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है इसके पीछे, उसका कहीं भी जिक्र मनोवैज्ञानिक नहीं करते थे। दुर्खीम को यह बात बुरी लगी। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? व्यक्ति समाज से जुड़ा होता है और समाज से विलग नहीं रह सकता है। उसको समाज की परिस्थितियां पूरी तरह से प्रभावित करती हैं, और जब सामाजिक संतुलन उसका बिगड़ता है तभी उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता है और तभी वो आत्महत्या करता है। अर्थात इसके मूल में सामाजिक तथ्य हैं, न कि कोई मानसिक तथ्य है। मानसिक तथ्य तो बाद में आता है, पहले सामाजिक संतुलन बिगड़ता है उसका, समाज से संतुलन नहीं बना पाता है, तभी वो आत्महत्या जैसा कदम उठाता है। तो इन्होंने घोर विरोध किया मनोवैज्ञानिकों का और उनकी विचारधारा का खंडन किया और कहा कि आत्महत्या एक मानसिक नहीं बल्कि पूरी तरह से सामाजिक तथ्य है। आत्महत्या का मूल कारण समाज है, न कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन, क्योंकि समाज व्यक्ति के सामने ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देता है कि व्यक्ति को जानबूझकर मौत को गले लगाना पड़ता है, और यही जो है आत्महत्या है। अर्थात व्यक्ति का सामाजिक परिस्थितियों से विलग होकर के मौत को गले लगाना आत्महत्या कहलाता है, जिसमें व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसकी जान चली जानी चाहिए और उसी से उसकी मुक्ति, उसको इस दुख से मुक्ति मिल सकती है ना। तो इसी स्थिति को क्या कहते हैं? आत्महत्या की स्थिति कहते हैं। अभी हम लिखवाएंगे, पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आत्महत्या का सिद्धांत में आगे उन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या की और कहा, इसको और बढ़ाया और कहा कि समाज में 4 ही प्रकार की आत्महत्याएं पाई जाती हैं। ये 4 प्रकार की आत्महत्याओं का जिक्र उन्होंने कहा कि 4 प्रकार की आत्महत्याएं पाई जाती हैं। अर्थात 4 आधार होते हैं आत्महत्या के: अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, प्रतिमानहीनता द्वारा और भाग्यवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या क्या है? अहम मतलब अहंकार। ये अहंकार नहीं, यहां पर अहम का अर्थ है स्वाभिमान। अहम का वैसे शाब्दिक अर्थ अहंकार से होता है, लेकिन ये अहंकार स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। मतलब व्यक्ति को अपना कुछ, व्यक्ति को अपनी वैल्यू रहती है, कुछ उसकी अपनी कुछ इज्जत होती है अपनी नजर में, है ना, और समाज की अपनी वैल्यू होती है। जब व्यक्ति और समाज के वैल्यूज टकराते हैं, जब व्यक्ति और समाज के अहम टकराते हैं, स्वाभिमानों में टक्कर होती है,
तब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति समाज से अपने आप को अलग कर लेता है, और जब अकेले जीवन यापन करने लगता है इस तरीके से वो समाज से अलग होकर के, तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उसके सामने आती होंगी, और जब उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है तब वह जानबूझ करके मौत को गले लगा लेता है। जैसे समाज अब एक्सेप्ट करना बंद कर दे व्यक्ति को, जहां जाए वहीं बुराई करने लगे, जहां जाए हंसने लगे। जैसे कोई आप समझ लीजिए कि दो प्रेमी युगल हैं, घर से भागकर उन्होंने शादी कर ली। अब फैमिली नाराज, समाज नाराज, हर जगह बुराई हो रही है, वो कहीं अपने समाज में उठ बैठ नहीं सकते, ऐसी स्थिति हो गई है। तब वो क्या करते हैं, वो समाज से जो अहम में टकराव होता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उस टकराव को सहन नहीं कर पाते हैं, और अंततः वे आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, अहमवादी आत्महत्या कहेंगे, जहां पर व्यक्ति का अहम समाज के अहम से टकराता है, दोनों के स्वाभिमान आपस में टकराते हैं, और व्यक्ति अपने आप को समाज से विलग कर लेता है, जिस कारण उसके सामने तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, और समस्याओं से जब निराकरण उस समस्याओं का नहीं निकल पाता है तो अंततः वह आत्महत्या जैसा कदम उठाता है। परार्थवादी आत्महत्या दोस्तों, यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि परार्थवादी मतलब दूसरे के लिए, परार्थवादी आत्महत्या समाज के लिए आत्महत्या कर लेना। इसमें किस प्रकार की आत्महत्या है, जैसे पुलिस ऑफिसर हो गया, उसने समाज की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दे दिया, आगे आ गया, कहीं गोलीबारी हो रही है वो सामने आ गया, समाज की रक्षा करने की, जो कि समाज सेवा के लिए बना है। तो समाज से जरूरत से ज्यादा उसको लगाव है, देश से जरूरत से ज्यादा लगाव है, तो सैनिक जो है वो बलिदान दे रहा है बॉर्डर पर। तो ये क्या है, परार्थवादी आत्महत्या है। तो कभी कभी व्यक्ति जो है अपने आप को समाज से आवश्यकता से अधिक जोड़ लेता है, और समाज के हित के लिए जानबूझकर अपने प्राणों को बलिदान कर देता है। इस प्रकार की जो आत्महत्या है दोस्तों, परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत आती है। इसमें एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कहीं आगजनी है, आग लगी हुई है, और कहीं किसी स्कूल में आग लगी हुई है, तमाम सैकड़ों लोग जल रहे हैं उसमें। अस्पताल में अक्सर आप खबर मिलती होगी, उसमें आपको कोई ऐसा भी चरित्र मिल जाता है जो आग में कूदकर लोगों की जान बचाता है और स्वयं जख्मी हो जाता है। तो ये क्या है, अगर मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है, उसको क्या कहेंगे, परार्थवादी आत्महत्या कहेंगे। मतलब जानबूझकर समाज की रक्षा करने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए वो अपना बलिदान दे दिया, तो ये परार्थवादी आत्महत्या। तीसरा, प्रतिमानहीनता द्वारा, प्रतिमान का क्या मतलब होता है, नियम कानून तौर तरीके जो समाज के होते हैं वो अगर अस्त व्यस्त हो जाएं तो भी व्यक्ति जो है सामंजस्य नहीं बैठा पाता है समाज के साथ और आत्महत्या कर लेता है। जैसे आज की जो तौर तरीके हैं, भौतिकवादी संसार है, इस भौतिकवाद संसार में सुशांत सिंह राजपूत जैसे व्यक्ति क्या करते हैं, वो सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, अपने सपनों के साथ और अपने हकीकत के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, जिस कारण वो आत्महत्या कर, जबकि उनके पास पर्याप्त इतना तो धन था कि वो जी सकते थे और रह सकते थे, लेकिन नहीं, वो प्रतिमानों से के साथ अपना संबंध, हालांकि उसके पीछे क्या रही, आत्महत्या रही या हत्या रही, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। हत्या का भी उसमें संकेत है, बहुत सारी चीजें, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, बस एक उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को, जिससे आप समझ सकें प्रतिमानहीनता। जैसे कि किसान कर्ज लेने के बाद जब कर्ज के जाल में फंस जाता है तो इसको भी प्रतिमानहीनता कहेंगे। अस्त व्यस्त चीजें हो जाती हैं, उसको लगता है कि अब तो इस कर्ज से हम बाहर आ ही नहीं पाएंगे, ये बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम ले रहा है, अंततः वो आत्महत्या कर लेता है। इसी तरह आजकल प्रतियोगी छात्र बहुत आत्महत्याएं कर रहे हैं, प्रतियोगी छात्र भी आत्महत्या कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों का उदाहरण आप प्रतिमानहीनता में ले सकते हैं और भाग्यवादी, दोनों में ले सकते हैं। तो आजकल कंपटीशन का, प्रतियोगिता का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, भ्रष्टाचार और अनियमितताएं परीक्षाओं में बढ़ती जा रही हैं। इन सब कारणों से अपने आप को सिस्टम से विलग महसूस करने लगता है और वो आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है। और चौथा, भाग्यवादी आत्महत्या दोस्तों, कभी कभी व्यक्ति जो अपनी बुराई है, अपना बुरा जो बुरी स्थिति है, बुरी परिस्थिति है,
उसका कारण अपने भाग्य को मानने लगता है। जब वो अपने सभी बुराइयों का कारण, अपनी सभी दुखों का कारण भाग्य को बताता है और कहता है इस जन्म में मेरा तो भाग्य ही खराब है, और भाग्य को कोसता हुआ जानबूझकर मौत को गले लगा लेता है, इस प्रकार की आत्महत्या भाग्यवादी आत्महत्या कहलाती है। भाग्यवादी आत्महत्या इन तीनों प्रकार की आत्महत्याओं में भी पाई जा सकती है, ध्यान रखिएगा। जब व्यक्ति सभी प्रकार की समस्याओं को अपने भाग्य से जुड़ा हुआ मानने लगता है और भाग्य को कोसता हुआ आत्महत्या कर लेता है, तो इसको भाग्यवादी आत्महत्या कहते हैं। इसमें आप कई, जैसे कि मैंने अभी बताया प्रतियोगी छात्र वाला, किसानों के कर्ज वाला भी, वो मान लेता है मेरा भाग्य ही खराब है, अब मेरा ऐसे ही होगा, बार बार फेल्योर होने पे, बिजनेस फेल होने पर। तो भाग्य को कोसता हुआ जब व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो भाग्यवादी आत्महत्या कहलाती है। समाज में यही 4 प्रकार की आत्महत्याएं दोस्तों पाई जाती हैं, जिसका कारण समाज होता है, न कि मानसिक स्थिति। मानसिक स्थिति तो इस सामाजिक स्थिति के कारण उत्पन्न होती है, जिसके कारण की आत्महत्या करता है व्यक्ति। तो इसका मूल कारण समाज में है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा, इमाइल दुर्खीम ने, कि समाज में यही 4 प्रकार की आत्महत्याएं पाई जाती हैं, जिसका कारण समाज है, अतः आत्महत्या का कारण जो है समाज में खोजा जाना चाहिए। ये बात इमाइल दुर्खीम ने कही। अपनी बात को साबित करने के लिए वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोग, वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक तरीके से इसको, अपने सिद्धांत को लोगों के सामने रखा प्रूफ करने के लिए। इसके लिए यूरोपीय देश गए, विभिन्न यूरोपीय देशों में गए, विभिन्न धार्मिक समाज वहां पे पाए जाते थे, विभिन्न समाज पाए जाते थे, प्रोटेस्टेंट, यहूदी, कैथोलिक। कैथोलिक थोड़ा सा धार्मिक था समाज, प्रोटेस्टेंट और यहूदी आधुनिक समाज में गिने जाते थे। वो यहूदी जो प्रोटेस्टेंट की तरह रहने लगे थे, उनका उन्होंने अध्ययन किया और यहाँ से चौंकाने वाले आंकड़े उन्होंने पेश किए। यहाँ पर वो कहाँ गए? थाने पे गए, पुलिस थाने गए। वहाँ के जो स्थानीय थाने थे, पोस्ट थे, वहाँ पे केस डायरियाँ ली। जो केस होते हैं, केस डायरी लिखी जाती है, उसमें ये लिखा जाता है कि कितने आत्महत्या इस राष्ट्र में या इस समय इस जगह पे हुई। तो तथ्य और आंकड़े उन्होंने आत्महत्या के निकाले, और जब वो तथ्य और आंकड़े पेश किए तो आश्चर्यजनक परिणाम मिले, जिसके आधार पर उन्होंने सिद्धांत की पुष्टि भी की। इन्होंने देखा कि प्रोटेस्टेंट धर्म, जो कि बहुत ही ये एक एकाकी धर्म, मतलब यहाँ पर अकेलापन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आधुनिकता ज़्यादा है। जब आधुनिक होगा समाज तो एकीकरण, एकीवाद ज़्यादा बढ़ेगा, एकीकरण कम होगा, मतलब संगठन कम होगा, विघटन अधिक होगा। जैसा कि आप आज के समाज में देख रहे हैं, संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार की तरफ, एकाकी परिवार से नाभिकीय परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्रोटेस्टेंट धर्म में जब इन्होंने अध्ययन किया, देखा कि यहाँ पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों में, प्रति 10 लाख जनसंख्या में 190 आत्महत्याएं हो रही हैं। क्या निकाला यहां से आंकड़ा? ध्यान रखिए, इसको लिखना भी है आपको, कि प्रति 10 लाख जनसंख्या में 190 आत्महत्याएं हो रही हैं। वहीं यहूदी में गए, यहां पे उन्होंने देखा कि प्रति 10 लाख आत्महत्याओं में 96 आत्महत्याएं हो रही हैं। प्रति 10 लाख जो जनसंख्या है उसमें 96 आत्महत्याएं हो रही। फिर इन्होंने कैथोलिक धर्म का अध्ययन किया, जो कि धार्मिक है, जो चर्च में इकट्ठा होते हैं, संगठित होते हैं। जब इस धर्म का इन्होंने अध्ययन किया, इस समाज के लोगों का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि प्रति 10 लाख में मात्र 58 आत्महत्याएं हो रही हैं। ये आंकड़े जो हैं, इनके सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। इन आंकड़ों को ज्ञात करने के पश्चात इन्होंने प्रोटेस्टेंट समाज की, हमने जैसा कि बताया, सामाजिक संरचना का अध्ययन किया। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ ऐसी आचार संहिताएं हैं, हम प्रोटेस्टेंट धर्म जब वेबर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये आधुनिक जैसा है, आर्थिक समाज की स्थापना करता है। यहाँ की सामाजिक संरचना आधुनिक पूंजीवाद को जन्म देती है, क्योंकि ये स्वतंत्रता की बात करते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसलिए यहाँ व्यक्ति अकेले स्वतंत्र जीवन यापन करता है,
और जब अकेले ही अनेकों समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है और समस्याओं से जब निजात नहीं पा पाता है तो उसको मौत को गले लगाने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता है और अंततः आत्महत्या कर लेता है। यहूदी थोड़ा सा प्रोटेस्टेंट से प्रभावित है। ये भी धर्म को उतना ज्यादा महत्व नहीं देते हैं यहूदी जो होते हैं। तो यहां पर क्या है, यहां भी आत्महत्या की दर अधिक है क्योंकि यहां भी पूंजीवादी विशेषताएं पाई जाती हैं। जब उसने कैथोलिक धर्म का अध्ययन किया तो पाया कि कैथोलिक धर्म में लोग प्रत्येक रविवार या किसी दिन जो समाज के लोग हैं चर्च में उपस्थित होते हैं, चर्च के पास उपस्थित होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, मेला वगैरह लगता रहता है, तमाम त्योहार उनके मनाए जाते हैं साथ में। तो इनमें हम की भावना, हम एकीकरण की भावना पाई जाती है। और जब एकीकरण की भावना यहाँ पर पाई जाती है तो व्यक्ति अपनी समस्याओं का निवारण कर लेता है सभी के साथ मिलकर। कहते हैं ना कि दुख बांटने से बढ़ता है, इसीलिए यहाँ पर आत्महत्या कम पाई जाती है। इसीलिए यहाँ पर आत्महत्या कम पाई जाती है। इन तथ्यों और आंकड़ों का इन्होंने आधार लिया और एक निष्कर्ष प्रतिपादित किया। क्या निष्कर्ष प्रतिपादित किया? एक फार्मूला बना दिया। देखिए, मैथमेटिक्स साइंस की तरह एक फार्मूला बना दिया। एकीकरण इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आत्महत्या, अर्थात एकीकरण आत्महत्या का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब एकीकरण जितना ज्यादा होगा आत्महत्या उतनी ही कम होगी, एकीकरण जितना कम होगा आत्महत्या उतनी ही अधिक होगी। एकीकरण मतलब संगठन, जितना ज्यादा लोग संगठित रहेंगे उतनी ही कम आत्महत्या होगी, जितना ज्यादा लोग विघटित रहेंगे, एकीकरण जितना कम रहेगा, आत्महत्या की दर उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो ये इन्होंने एक फार्मूला अपने अध्ययन के आधार पर प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत, इस फार्मूले के आधार पर इन्होंने कुछ निष्कर्ष प्रतिपादित किए। मुख्यतः 3 निष्कर्ष जो आपको एग्जाम में लिखने हैं। पहला कि ग्रामीण समाज की अपेक्षा जो नगरीय समाज है उसमें आत्महत्या अधिक होती है। दूसरा निष्कर्ष निकाला कि संयुक्त परिवार की तुलना में एकाकी परिवार में आत्महत्या अधिक होती है। और तीसरा निष्कर्ष निकाला कि विवाहित व्यक्तियों की तुलना में जो अविवाहित अकेले जो व्यक्ति हैं उनमें आत्महत्या अधिक होती है। इस तरह से उन्होंने आत्महत्या का बड़ा ही प्रासंगिक और वैज्ञानिक सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किया, जो आज भी अगर अध्ययन देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक प्रतीत होता है, कुछ अपवादों के साथ प्रासंगिक भी प्रतीत होता है। इसकी आलोचना भी की, ऐसा नहीं कि हर सिद्धांत की आलोचना होती है, अच्छे से अच्छे सिद्धांत की, तो इसकी भी आलोचना हुई। विशेषकर एल्किंसन महोदय की आलोचना बहुत ही फेमस है। एल्किंसन ने इनके सिद्धांत की आलोचना की, इस आधार पर की, तथ्य और आंकड़ों के आधार पर की। पहली बात उन्होंने कही कि जो पुलिस रिपोर्ट है उस पर इतना ज्यादा यकीन करना और उस आधार पर कोई सिद्धांत दे देना ये अच्छा नहीं है, क्योंकि पुलिस बहुत आसानी से जो हत्या है उसको आत्महत्या में तब्दील कर देती है। इसलिए आंकड़ों पर इतना आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया सकता, आंकड़ों की प्रामाणिकता पे इसलिए संदेह है। दूसरी बात उन्होंने कही कि चूंकि प्रोटेस्टेंट जो समाज था, आधुनिक समाज था, पूंजीवादी व्यवस्था थी, अर्थात यहाँ व्यक्तिवादी स्वतंत्रता को बल दिया जाता था, अतः किसी भी घटना की रिपोर्टिंग हो जाती थी, सूचना पुलिस तक पहुंच भी जाती होगी, पुलिस उसको लिख भी लेती होगी। लेकिन कैथोलिक समाज चूंकि संगठित समाज था, रूढ़िवादी समाज था, इसलिए प्रत्येक सूचना पुलिस तक पहुंचे ये जरूरी नहीं है। अतः ये तथ्य और आंकड़े जो है प्रामाणिक हैं या नहीं है, इस पर सवाल है। ये तथ्य और आंकड़े गलत भी हो सकते हैं। ये आलोचना एल्किंसन महोदय ने की। फिर भी निष्कर्षतः आप लिखेंगे, यह वह सिद्धांत है जिसमें दुर्खीम ने तथ्यों और आंकड़ों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। इस सिद्धांत ने दुर्खीम को आधुनिक समाजशास्त्र का ईश्वर या पितामह बना दिया। इन्होंने अगस्त काम्ट द्वारा जो समाजशास्त्र
को आधुनिक समाजशास्त्र की श्रेणी में ले जाने का प्रयास जो किया गया था, प्रत्यक्षवाद को ला करके, प्रत्यक्षवाद आपने पढ़ा है, उसको दुर्खीम ने चरम बिंदु तक पहुंचा दिया। वैज्ञानिक तरीकों का, वैज्ञानिक पद्धतियों का इतना सुंदर प्रयोग दुर्खीम के पहले नहीं हुआ था समाजशास्त्र में। तो दुर्खीम की आत्महत्या जैसे जो सिद्धांत हैं उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि इस सिद्धांत ने दुर्खीम को समाजशास्त्र में सर्वोच्च स्थान पर बैठा दिया। इसीलिए इनको आधुनिक समाजशास्त्र का ईश्वर या पितामह भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में जो प्रीलिम्स का होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो प्रत्येक सिद्धांत का अपना महत्व होता है। आलोचना महत्व को ही दर्शाती है। जब कोई सिद्धांत, कोई व्यक्ति महत्वशील होगा तभी उसकी आलोचना होगी। तो इन आलोचनाओं को अगर दरकिनार किया जाए, आलोचनाओं पर ध्यान न दिया जाए, कुछ अपवादों को छोड़कर ये सिद्धांत आज भी और हमेशा प्रासंगिक नजर आते हैं। आप कई उदाहरण भी इसके दे सकते हैं समाज से खोज करके। तो ये था दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। अगला सिद्धांत रहेगा इमाइल दुर्खीम का श्रम विभाजन का सिद्धांत। समाजशास्त्र विषय को अपना अगर वैकल्पिक विषय के रूप में रखना चाहते हैं तो 9453775039 ये व्हाट्सअप नंबर है। जुड़ करके आप समाजशास्त्र का संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं वैकल्पिक विषय का। बहुत बहुत धन्यवाद।